सबसे पहले आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि ये प्रियम से टीम प्रियम आप कैसे बने? जब हम रांची से घर को वापस लौटे थे तो यहाँ हम देखे कि कोरोना इतना ख़तरनाक बीमारी था और जो महामारी का रूप ले चुका था। और अभी से 3 महीना पूर्व हम गायत्री मंदिर में कोरोना को लेकर सेमिनार भी किए थे, जब कोरोना के बारे में ज़्यादा लोग को पता नहीं था। हम और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने वाले अजय जी, तो जब हम देखें यहाँ पे कोई तरह का सक्रियता नहीं था, सब लोग सो रहे थे और ख़तरनाक बीमारी था, तो हम अपने कंधों पे जो स्प्रे मशीन है उसको लेकर अपने मोहल्ले को सैनिटाइज करने लगे। और इसी क्रम में लोग का रुझान हुआ कि मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में। तो हम बोले कि हर जगह तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, आप लोग अपने ग्राउंड लेवल पे अपने 5-5 लड़का को जोड़िए और हम हर जगह मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। उसी कड़ी में जो प्रियम है वो टीम प्रियम बन गई, लोग जुड़ने लगे। वो बोलते हैं ना, लगभग अभी कितने लोग हैं आपके इस टीम प्रियम में? लगभग 800 समथिंग लोग अभी जुड़ चुके हैं। वो बोलते हैं ना, कहाँ से हैं? अभी लखीसराय से हैं, बेगूसराय के लगभग 5 विधानसभा से हैं, समस्तीपुर से हैं, खगड़िया से हैं और पटना जिला के कुछ पार्ट से हैं। हम आपकी जो शैक्षणिक गतिविधि है, जैसा हमें जानकारी हुआ है कि आपने स्नातक बीकॉम किया और बीकॉम करने के बाद एक व्यापारिक ज्ञान लेने के बाद फिर आप इस सोशल वर्क में कैसे आ गए? देखिए, व्यापारिक ज्ञान वो अपनी जगह पे, समाज जो है वो चलता है अपनापन से। और जब आप किसी के दर्द को देखिएगा, अगर उसको देखिएगा और आपके अंदर में एक इंसानियत बसता है, तो आप उस दर्द को समझिए, उसको महसूस करिएगा, तो आप खुद ब खुद उससे जुड़ जाइएगा और उसका कोशिश करिएगा उस दर्द का कैसे निपटारा। वो कौन सा दृश्य था जो इस 23 वर्ष के प्रियम रंजन को इतना अंदर से झकझोर दिया? मेरे घर में हमेशा से ही एक भाव रहा है, हर लोगों की मदद में हमेशा तत्पर रहते थे। और मेरे जो चाचा हैं विकास वैभव, वो तो हैं तो एक IPS अधिकारी, लेकिन एक IPS अधिकारी से बहुत ज़्यादा वो लोगों के बीच रहते हैं। हमेशा आप सुनते होंगे कि उनका जनता दरबार जो है काफ़ी सुर्खियों में रहता है। तो हम IPS अधिकारी की तरह अपना ज़िंदगी जी सकते थे, वैसा जॉब कर सकते थे। वो अपना जो भी लाइफ है, जितना भी है, वो अपने पूरा ज़िंदगी अपने देश को दे दी है। वो बोलते हैं तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दो। बस यही मेरा मोटिव है, जितना हो सकता है समाज के लिए, देश के लिए करेंगे। चलिए, कवि RC प्रसाद के चंद शब्दों को आपने दोहराया, उनकी कविताओं को दोहराया। हम ये जानना चाहेंगे कि आज के इस दौर में जहाँ युवा अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाते हैं, हमें क्या करना है ये नहीं सोच पाते, उनकी सोच, उनकी कल्पना और उनके जो काम करने का दिनचर्या होता है बिल्कुल सीमित और संकुचित होता है। फिर आपके मन में ये सारे योजनाएं, ये कल्पना कहाँ से जगी? देखिए, एक होता है कि कल्पना जगता है, एक होता है कि स्थिति के अनुसार जब लोग आगे बढ़ते हैं तो इस स्थिति को अपना लेते हैं। हम जो है स्थिति को देखते हुए जो भी कार्य करने लगे थे, उस कार्य से लोग जुड़ने लगे और हमको लगा कि ये ज़रूरत है। तो ज़रूरत जो हमेशा होता है वो पैमाना बन जाता है। वही बात है कि हम लोग आगे बढ़ें। और कोरोना एक महामारी था, लोग जुड़ने लगे। और अभी बोले था ना कि मैं अकेले ही चला था गालिब मंजिल, लोग जुड़ने लगे और काफिला बढ़ता गया। तो आपने इस कोरोना महामारी में क्या क्या किया है ये बताएंगे? नंबर हम चाहेंगे कि आपने क्या क्या किया है। और यहाँ इसमें प्रशासनिक मदद या बाधा, हम दोनों शब्द कहेंगे, आपको किसका सामना करना पड़ा? देखिए, दोनों ही समस्याएं आई, मदद भी मिली, कुछ तरह की बाधा भी हुई। बाधा का मतलब हुआ कि अब टीम बड़ा हो गया था, सब जगह आपको वहाँ पे खोजता था कि पास नहीं है, ये नहीं हुआ। लेकिन हम बोलते थे कि देखिए, मदद का पैमाना पास से तय नहीं किया जाएगा। अगर मेरे सामने कोई भूखा है तो हम पास खोजेंगे, SDM सर से हम पास लेंगे? नहीं है, हम पहले मदद करेंगे। जेल जाना पड़ेगा, देख लेंगे, जाएंगे जेल। अगर सही करने में अगर जेल जाना पड़ेगा तो हमको जेल जाना मंजूर है। तो वही बात था कि मतलब थोड़ा बहुत समस्या हुई और हम लोग सैनिटाइज से अपना काम शुरू किए थे। क्योंकि सबसे पहले था कि हम देखते थे कि उस टाइम पता नहीं था कौन इन्फेक्टेड है, नहीं इन्फेक्टेड है, पता ही नहीं चल रहा था कैसे बीमारी आता है, कहाँ से आता है। तो लोग उतना जागरूक नहीं था, तो हम लोग सबसे पहले सैनिटाइज करना शुरू किए। फिर जब प्रवासी मजदूर बाहर से आने लगे तो उनके लिए हम लोग खाने का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था लेकर अपना कैंप लगा दिया, लगाए थे। अभी भी चल रहा है पानी। हम लोग सिमरिया राजेंद्र सेतु जो पटना और बेगूसराय को जोड़ते हैं, उस पुल पर एकमात्र जो हम लोग प्रवासी मजदूर के लिए कोई टीम काम कर रही है बेगूसराय में, तो हमारी टीम एक्टिव रही। उसके बाद हम लोग एक नंबर जारी किया। हम लोग घूम के मोहल्ला में नहीं बांटते थे। कारण था इसका कि हमारे नज़र में जो व्यक्ति दिक्कत में है, वो भी आपके भी नज़र में वही व्यक्ति दिक्कत में है। तो हर जो सामाजिक लोग थे या फिर जो भी संगठन थे आते थे, तो उनको उतना ही आदमी का लिस्ट मिलता था।
तो हर आदमी उसी आदमी को मदद करके जाता था। तो हम लोग ये अपनाए कि हम लोग नंबर जारी करते हैं, जिनको प्रॉब्लम है ना कॉल करिए, विद इन आवर हम लोग वहाँ तक राशन पहुँचाते थे। हम लोग पटना भी राशन पहुँचाए, एक आदमी बिशनपुर से कॉल किया था, हम एक आदमी को राशन पहुँचाने पर बेगूसराय गए। सर आपने आपका हम एक टैग देखे थे, आपने एक अपना टैग दिया कि फ़ोटो नहीं खिंचाना है और भूख को मिटाना है। ये आपने ऐसा किस चीज़ को देख के आपने ऐसा दिया? देखिए शुरू में तो हम लोग भी ऐसा कर रहे थे, लेकिन देखिए कि लोग लेते थे लेकिन उनको थोड़ा हिचक होता था, वो थोड़ा शर्मिंदगी उनको महसूस होता था। तो हम मानवता कभी ये नहीं बोलता कि आप किसी को शर्मिंदा करके मदद, मतलब ये मत जताइए कि हम मदद कर रहे हैं। पूरा भारत, पूरा बिहार जो है मेरा घर है, और जो भी लोग पीड़ित हैं वो हमारे अपने हैं। तो आपकी माँ आपको खाना देती है फ़ोटो खींच के, आपकी माँ आपको फ़ोटो खींच खाना देती है, लेकिन एक पैमाना होना चाहिए, लोग समझे कि भाई ऐसा कर रहा है तो इसका ये हो रहा है तो हम भी करें, लोग हमको भी जाने, इसी बहाने लोग मदद कर रहा है, तो वो अपना एक पैमाना बन गया था। लेकिन चलिए, क्या मतलब ये हो सकता है कि आज कल का प्रियम रंजन आज का टीम प्रियम बना, क्या कल का यह टीम प्रियम हम कहीं राजनीतिक प्रियम में तो नहीं स्थानांतरित हो जाएंगे? जी नहीं, मुझे ईवीएम में बसने का शौक नहीं है, लोग अपने दिल में बसाए वही काफ़ी है हमारे लिए। ईवीएम में बसने का शौक नहीं? बिल्कुल। चलिए, तो अभी तो कोरोना है, फिलहाल अभी तो कोरोना है, लेकिन कोरोना के बाद क्या योजना है इस टीम प्रियम का? इस पे भी हम आपसे सीधा सवाल करना चाहेंगे कि इस कोरोना खत्म होने के बाद आपका क्या रोड मैप होगा? क्योंकि आपने अभी जस्ट बोला कि हम बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, तो बहुत सारे शब्द आते हैं और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे अमूमन ये सुनने को मिलते हैं। तो आपका आगे का क्या है इशारा है, या आप फिर क्या करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं बखूबी कि कोरोना जो है ये अब जाने वाला नहीं है। तथाकथित जितने भी बीमारी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े बता रहे हैं, विश्व संगठन, स्वास्थ्य संगठन जो काम कर रही है इसके क्षेत्र में, वो बता रही है कि जो भी बीमारी आई आज तक रह गई है, और ये कोरोना, ये तो अपने आप में कितना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप सभी देखते हैं। तो भविष्य क्या, कोरोना के बाद हम किस रूप में देखेंगे इस टीम प्रियम को? देखिए, सबसे पहले कि कोरोना अब जाने वाली नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कोरोना आफ्टर द लॉकडाउन हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे। बच्चे जो स्कूल में जाएंगे उनके लिए, उनको जागरूकता अभियान समाज में, टोला मोहल्ला, ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, कैसे से बचा जाए, कैसे हम लोग अपने आप को थोड़ा सेफ रखें। तो उसके लिए हम लोग अभियान चलाएंगे। अब उसके बाद हम लोग जो हमारा जो थिंकिंग है, शिक्षा के स्तर को हम लोग कैसे सुधारें, शिक्षा की व्यवस्था हम लोग कैसे उसको तरीके से ऐसे बनाएं कि लोग उस मतलब तरीका का शिक्षा, मतलब स्किलफुल शिक्षा ग्रहण करे, ताकि उसको हेल्प है, उसको रोज़गार पाने में उसका मतलब मदद हो पाए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम लोग इंजीनियरिंग को कर लेते लेकिन नौकरी नहीं ले पाते हैं। क्यों ऐसा क्या दिक्कत है कि हम इंजीनियरिंग की डिग्री ले पाए और नौकरी नहीं ले पाते हैं? और हम लोग फिर उतना ही करते हैं जितना मजदूर कमाता है उतना एक इंजीनियर कमा रहा है। ऐसा बात क्यों सुनने को मिल रहा है? जब यूपी में चपरासी का फॉर्म डलाता है तो आधा इंजीनियर भर के आता है। क्यों? ये सर एक राज्य की बात नहीं है, ये हर राज्य की बात है, हम कहेंगे तो, और पूरे देश स्तर की बात है। हाँ, हर एक देश की बात है। तो ये तो खैर शैक्षणिक स्तर है। अभी हम यदि बात करें अभी के समय की, तो अभी के समय में हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि क्या ये जो अभी आपका एक तजुर्बा है, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था कि जब कोटा से बच्चा आए और वहाँ जब हम सभी मीडियाकर्मी, चाहे वो नेशनल लेवल के थे या राज्य के थे, स्टेट लेवल के थे, तो जब हम लोग खबर कवर कर रहे थे उस समय हमने देखा कि बच्चों को जो पानी दिया जा रहा था, या बच्चों को जो नमकीन दिया जा रहा था, बच्चों को जो बिस्किट दी जा रही थी, हमने पता कि तो यह टीम प्रियम की तरफ से था। ये पूरा क्या कहानी है? बस कुछ शब्दों में हम जानना चाहेंगे। जी, ऐसा था कि हमेशा हम सोचते हैं कि भाई मेरे जो एक टीम प्रियम करके व्हाट्सअप ग्रुप है, उस पर एक मैसेज आया था कि भैया अगर आप कुछ कर सकते हो बच्चों के लिए तो करिए। तो हम पता किए, SDM सर कॉल करके कोई व्यवस्था है? वो बोले कि हम IRCTC को बोले थे लेकिन वो हाथ खड़ा कर दी है, तो आप अगर कुछ करते हैं तो हम DM साहब से बात करके आपको बताते। तो वो कॉल करके बताया कि आप ये सब चीज़ का व्यवस्था कर पाएंगे 1400 आदमी का, जबकि बच्चा था 2400। तो हमने कहा हम कर पाएंगे। तो हम पहले ट्रेन के लिए पूरा व्यवस्था किए, दूसरे ट्रेन में कुछ संसाधन कम हो गई थी, लेकिन SDM सर ने कुछ संसाधन अपने इससे बच्चों को मिल गया था। और पहली मरतबा सर आपको बता दें कि 1200 बच्चे के लिस्ट थे कि पहला ट्रेन आ रहा है, 1200 छात्र से आ रहे हैं। जी हाँ जी। तो उसमें जो भी था हम लोग एफर्ट लगाए, मैनेज पूरा किए। कैसे 22 स्टॉल था, हर स्टॉल पे उतना पानी, बिस्किट और उतना
पीनट्स रखा गया था कि हर बच्चों को एक एक मिल पाए। तो इधर भी हम आज एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, एक न्यूज़पेपर का एक इंटरव्यू था जिसमें एक बच्ची बेगूसराय की बोल रही थी कि हम 72 घंटा का सफ़र तय किए, सरकार की तरफ से उदासीनता झेलनी पड़ी, कोई तरह का वह नहीं था क्या कि हम लोग हज़ारों में थे और जो पैकेट मिलता खाना का कानपुर में वो सैकड़ों में था। तो आधा कोई खा पाया, कोई नहीं खा पाया, लेकिन हमको बिस्किट खा के कुछ हल्का अच्छा फील हुआ। तो शायद हमारा बिस्किट खाने से ज़्यादा वहाँ कारगर हो गया। हाँ, ये तो था बिल्कुल। चलिए हम बात करेंगे एक और पॉइंट चलते चलते कि इस 23 साल के प्रियम रंजन का टीम प्रियम और टीम प्रियम के बाद समाज सेवा, तो कुल मिला के हम बात करना चाहेंगे कि आज का जो युवा अपने ट्रैक से, उसका जो लय हम कहेंगे कि आज के युवा का जो लय होना चाहिए, उससे हमारे युवा आपसे कितना % सीखें, या फिर आप उन युवाओं को क्या कहेंगे? हमेशा बोलेंगे कि आप अपना वो पक्ष पकड़िए जो आपको अच्छा लगता है और जिसकी लोगों को ज़रूरत हो, अपना वो पक्ष पकड़िए। वही चीज़ आपका रोज़गार भी दे देगा, वही चीज़ आपको बड़ा भी बना देगा। अपना हमेशा पॉजिटिव साइड पकड़िए, नेगेटिविटी छोड़ दीजिए। और हमेशा जब भी कोई कार्य करिए तो अपना सबसे पहले सोचिए, उसके बाद अपने परिवार का। अपने परिवार का अगर आप सोचते हैं तो समाज अपने आप उसमें आ जाता है। इसलिए सबसे पहले अपना वो पक्ष पकड़िए जो आपको अच्छा लगता है। तो क्या भविष्य में आप राजनीति में कदम रखेंगे? जी नहीं, हम फिर वही दोहराते हैं, ईवीएम में हमको नहीं जाना है, लोगों के दिल में जाना है। तो राजनीति कोई ये नहीं है, राजनीति करे क्या, हम भी अभी भी कर रहे हैं। अच्छा चलिए, तो चलते चलते हम पूछेंगे कि इस टीम प्रियम में मदद करने वाले कौन कौन है जो आपको गाइडलाइन देते हैं, हम उन सबों के बारे में जानना चाहेंगे। जी, इसमें एक एडवाइजरी ग्रुप है जिसमें अजय जी जो जावेदकर सर के पीएस हैं और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने की मांग करते हैं, वो हमेशा हमको गाइड करते हैं। डीडी नेशनल से धीरज जी हैं जो हमेशा हमको गाइड करते हैं, हमेशा समझाते हैं क्या करना है, कैसे करना है, समाज के लिए क्या सही होगा। जो मेरे लीगल एडवाइज़र हैं दीपेश जी, हमेशा हमको एक कंटेंट देते हैं, हमेशा आंकड़ा बताते हैं, हमेशा ये बताते हैं सोसाइटी का क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग एफर्ट लगाते हैं। एक पढ़ा लिखा, एक मतलब कि लिटरेट टीम है हम लोग का, हर तरह के लोग हैं, मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकारिता से के क्षेत्र से जो, मतलब हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। तो अच्छा खासा मदद मिलता है। और ये जो टीम बनने का कहानी है वो मेरे चाचा के प्रेरणा से है, विकास वैभव सर के प्रेरणा से है, ये टीम प्रियम बनने का जो कहानी है। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके लिए सोशल वर्क, आपकी पढ़ाई, युवाओं का टीम, इन सबों में सबसे बड़ी समस्या या सबसे अधिक तकलीफ या सबसे बड़ी बाधा आपको कब और किस रूप में देखने को मिला था? देखिए, जब हम अपना बोले ना पॉजिटिव साइड पकड़ते हैं तो तकलीफ अच्छा लगता है, वो तकलीफ का भी निपटारा करना अच्छा लगता है। तो जब आप कोई भी बड़ा कार्य करेगा तकलीफ तो होगी ही ना। आप जब टीम बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी विपरीत परिस्थिति में, जहाँ कोरोना जैसी महामारी है, हर किसी को डर लगा हुआ कि कौन संक्रमित होगा कौन नहीं, तो डर लगा रहता है। लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, डर मतलब एक युद्ध का मैदान है, मतलब समझ लीजिए कि अभी युद्ध चल रहा है, डॉक्टर भी लगे हैं, सेना भी लगी है, और हम लोग की जो टीम लगी हुई थी एक आर्मी से कम काम नहीं कर रही थी। तो वही है, थोड़ा सा सब जगह निगेटिव पॉजिटिव पक्ष आता है, हर जगह आता है। जैसे प्रशासन के लोग आप निकलते अब मदद करने, हमेशा हम देखते थे सब्जी वालों के पास भीड़ था, हम पहले दिन राउंडिंग लगाते थे। जब राउंडिंग बेगूसराय में आई नहीं थी तब हम सब सब्जी वालों के आगे में घेरा लगा दिए थे और मैसेज भी दिए थे कि भाई घेरा को फॉलो करिए। 2-2 मीटर पे हम लोग घेरा बनाए थे, घेरा के अनुसार अपना पहला आदमी जब दूसरा घेरा में जाएगा तो आप तीसरे घेरा में रहिए। लेकिन समस्याओं से भाग जाना कहीं उचित नहीं है, तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ पकड़ के आगे बढ़ते रहें, यही है। चलिए, टीम प्रियम, अपने टीम प्रियम के लीडर स्वयं प्रियम रंजन अपने शब्दों में अपनी पूरे टीम को या फिर पूरे इस हम कहें तो बेगूसराय जिला वासियों या फिर हर एक व्यक्ति जो है वह अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता होता है, तो इस नाते आप क्या कहेंगे? अंतिम शब्द आपका। देखिए, जिला के लिए तो हम यही बोलेंगे कि कोरोना गया नहीं है और ये हमेशा रह जाएगा, इसलिए सजग रहिए, सचेत रहिए और जितना हो सके अब घर में रहिए। ज़रूरत जब हो, बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, और जब तक सरकार तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो जाता इस कोरोना का। और हम अपनी टीम के लिए बोलना चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं हमारे साथ मिलके, आपका अपनापन है, आपका ये प्रभाव है कि हम इस कदर मदद कर पाएँ लोगों का, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग का ही ये हिम्मत दिया हुआ है कि हम लोग कदम से कदम मिला के इतने बड़ी समस्या को, चाहे वो सैनिटाइज का काम हो, चाहे वो भूख का बात हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर का बात हो, तो हम हर जगह पे थोड़ा बहुत कुछ कर पाएँ, तो आप लोगों की कारण नहीं कर पाएँ। तो इसलिए
तहे दिल से हम पूरी टीम प्रियम के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम भी आपको देते हैं प्रियम रंजन जी। और जैसा कि आपने सुना कि आज के युवाओं के लिए उनका ये खुला हम कहें तो एक तरह का मैसेज भी था। और आज के युवा जिस दौर में दौड़ रहे हैं उनमें ये सोच काफ़ी काबिल तारीफ़। और ऐसे कहा कुछ भी जाए लेकिन इरादे नेक हो, पत्थर पे भी निशान बनाया जा सकता है। लाख डगर कठिन हो, सोचकर बढ़ते रहो, पर्वत पे भी चढ़ा जा सकता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए अनंत कुमार के साथ। धन्यवाद।